ये है स्टोरी टाइम्स। इति श्री रिसर्चाय व्यंग्य हरिशंकर परसाई। सन 1950 ईस्वी। बाबू गोपाल चंद्र बड़े नेता थे क्योंकि उन्होंने लोगों को समझाया था और लोग समझ भी गए थे कि अगर वे स्वतंत्रता संग्राम में 2 बार जेल एक क्लास में बना जाते तो भारत आजाद होता ही नहीं। तारीख 3 दिसंबर 1950 की रात को बाबू गोपाल चंद्र अपने भवन के तीसरे मंजिल के 7वें कमरे में 3 फीट ऊंचे पलंग के 1 फीट मोटे गद्दे पर करवटें बदल रहे थे। नहीं, किसी के कोमल कटाक्ष से विद्ध नहीं थे वे योजना से पीड़ित थे। उन्होंने हाल ही में करीब 4 लाख रुपया चंदा करके स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में एक भव्य बलि स्मारक का निर्माण करवाया था। वे उसके प्रवेश द्वार पर देश प्रेम और बलिदान की कोई कविता अंकित करना चाहते थे। उलझन यही थी कि वे पंक्तियां किस कवि की हों। स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं जेल यात्रा करने वाले अनेक कवि थे जिनकी ओजमय कविताएं थीं और वे नई लिखकर दे भी सकते थे, पर वे बाबू गोपाल चंद्र को पसंद नहीं थी। उनमें शक्ति नहीं है, आत्मा का बल नहीं है, उनका मत था। परेशान होकर उन्होंने रखा ग्रंथ निकाला, अकबर बीरबल विनोद, और पढ़ने लगे एक किस्सा। तब अकबर ने जग्गू ठीमर से कहा, देख रे, शहर में जो सबसे सुंदर लड़का हो उसे कल दरबार में लाकर हाजिर करना, नहीं तो तेरा सिर काट लिया जाएगा। बादशाह का हुक्म सुनकर जग्गू ढीमर चिंतित हुआ। आखिर शहर का सबसे सुंदर लड़का कैसे खोजे। वह घर की पर्ची में खाट पर बड़ा उदास पड़ा था कि इतने में उसकी स्त्री आई। उसने पूछा, आज बड़े उदास दिखते हो, कोई बात हो गई है क्या? जग्गू ने उसे अपनी उलझन बताई। स्त्री ने कहा, बस इतनी सी बात, अरे अपने कल्लू को ले जाओ, ऐसा सुंदर लड़का शहर भर में न मिलेगा। जग्गू को बात पटी। खुश होकर बोला, बताओ भला, मेरी अक्ल में इतनी सी बात नहीं आई। अपने कल्लू की बराबरी कौन कर सकता है? बस दूसरे दिन कल्लू को दरबार में हाजिर कर दिया गया। कल्लू खूब काला था, चेहरे पर चेचक के गहरे दाग थे, बड़ा सा पेट, भिचरी सी आंखें और चपट्टी नाक। किस्सा पढ़कर बाबू गोपाल ठीक जग्गू डीमर की तरह प्रसन्न हुए। वे एकदम उठे और पुत्र को पुकारा, गोवर्धन, सो गया क्या? जरा यहां तो आ। गोवर्धन दोस्तों के साथ शराब पीकर अभी लौटा था। लड़खड़ाता हुआ आया। गोपाल चंद्र ने पूछा, क्यों रे, तू कविता लिखता है ना? गोवर्धन अकबका गया, डरा कि अब डांट पड़ेगी। बोला, नहीं बाबूजी, मैंने वह बुरी लत छोड़ दी है। गोपाल चंद्र ने समझाया, बेटा डरो मत, सच बताओ, कविता लिखना तो अच्छी बात है। गोवर्धन की जान तो आधे रास्ते तक निकल गई थी, फिर लौट आई। कहने लगा, बाबूजी, पहले 10-5 लिखी थीं, पर लोगों ने मेरी प्रतिभा की उपेक्षा की। एक बार कवि सम्मेलन में सुनाने लगा तो लोगों ने होट कर दिया, तब से मैंने नहीं लिखी। गोपाल चंद्र ने समझाया, बेटा, दुनिया हर जीनियस के साथ ऐसा ही सलूक करती है। तेरी गूढ़ कविता को समझ नहीं पाते होंगे, इसलिए हंसते होंगे। तू मुझे कल 4 पंक्तियां देशभक्ति और बलिदान के संबंध में लिखकर दे देना। गोवर्धन नीचे देखते हुए बोला, बाबूजी, मैंने इन हल्के विषयों पर कभी नहीं लिखा। मैं तो प्रेम की कविता लिखता हूं। चहूरन बाई के बारे में लिखी है, वह दे दूं? गोपाल चंद्र गर्म होते होते बच गए। बड़े संयम से मीठे स्वर में बोले, आजकल बलिदान, त्याग और देश प्रेम का फैशन है, इन्हीं पर लिखना चाहिए। गरीबों की दुर्दशा पर भी लिखने का फैशन चल पड़ा है। तू चाहे तो हर विषय पर लिख सकता है। तू कल शाम तक बलिदान और देश प्रेम के भावों वाली 4 पंक्तियां मुझे जोड़कर दे दे। मैं उन्हें राष्ट्र के काम में लाने वाला हूं। कहीं छपेंगी? गोवर्धन ने उत्सुकता से पूछा। छपेंगी नहीं, खुदेंगी, बलि स्मारक के प्रवेश द्वार पर, गोपाल चंद्र ने कहा। गोवर्धन दास को प्रेरणा मिल गई। उसने दूसरे दिन शाम तक 4 पंक्तियां जोड़ दी। गोपाल चंद्र ने उन्हें पढ़ा तो हर्ष से उछल पड़े, वाह बेटा, तूने तो एक महाकाव्य का सार तत्व भर दिया है इन 4 पंक्तियों में। वाह, गागर में सागर। वे 4 पंक्तियां तारीख 6 सितंबर को बलि स्मारक के प्रवेश द्वार पर खुद गईं। नीचे कवि का नाम अंकित किया गया, गोवर्धन दास, सन 1950 ईस्वी। विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के शोध कक्ष में डॉ वीनस नंदन अपने प्रिय छात्र रॉबर्ट मोहन के साथ चर्चा कर रहे थे। इस काल के अंतर्राष्ट्रीय नाम होने लगे, रॉबर्ट मोहन डॉ वीनस नंदन के निर्देश में 20वीं शताब्दी की कविता पर शोध कर रहा था। मोहन बड़ी उत्तेजना में कह रहा था, सर,
पुरातत्व विभाग में ऐसा क्लू मिला है कि उस युग के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कवि का मुझे पता लग गया है। हम लोग बड़े अंधकार में चल रहे थे। परंपरा ने हमें सब गलत जानकारी दी है। निराला, पंत प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर आदि कवियों के नाम हम तक आ गए हैं, परंतु उस कृतघ्न युग ने अपने सबसे महान राष्ट्रीय कवि को विस्मृत कर दिया। मैं विगत युग को प्रकाशित करने वाला हूं। तुम दम्भी हो, डॉक्टर ने कहा। तो आप मूर्ख हैं, शिष्य ने उत्तर दिया। गुरु शिष्य संबंध उस समय इस सीमा तक पहुंच गए थे। गुरु ने बात हंसकर सह ली, फिर बोले, रॉबर्ट, मुझे तू पूरी बात तो बता। रॉबर्ट ने कहा, सर, हाल ही में सन 1950 में निर्मित एक भव्य बलि स्मारक जमीन के अंदर से खोदा गया है। शिलालेख से मालूम होता है कि वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्राणोत्सर्ग करने वाले देशभक्तों की स्मृति में निर्मित किया गया था। उसके प्रवेश द्वार पर एक कवि की 4 पंक्तियां अंकित मिली हैं। वह स्मारक देश में सबसे विशाल था। ऐसा मालूम होता है कि समूचे राष्ट्र ने इनके द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उस पर जिस कवि की कविता अंकित की गई है, वह सबसे महान कवि रहा होगा। क्या नाम है उस कवि का? डॉक्टर साहब ने पूछा। गोवर्धन दास, मोहन बोला। उसने कागज पर उतारी हुई वे पंक्तियां डॉक्टर साहब के सामने रख दी। डॉक्टर साहब ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, वाह, तुमने बड़ा काम किया है। रॉबर्ट बोला, पर अब आगे आपकी मदद चाहिए। इस कवि की केवल 4 पंक्तियां ही मिली हैं। शेष साहित्य के बारे में क्या लिखा जाए? डॉक्टर साहब ने कहा, यह तो बहुत ही सहज है। लिखो कि उनका शेष साहित्य काल के प्रवाह में बह गया। उस युग में कवियों में गुटबंदियां थीं। गोवर्धन दास अत्यंत सरल प्रकृति के गरीब आदमी थे। वे एकांत साधना किया करते थे। वे किसी गुट में सम्मिलित नहीं थे। इसलिए उस युग के साहित्यकारों ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया। उनकी अवहेलना की गई। उन्हें कोई प्रकाशक नहीं मिला। उनकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं, पर अन्य कवियों ने प्रकाशकों से वे पुस्तकें खरीदकर जला दी। रॉबर्ट के मुख पर उल्लास छा गया। बोला, और यह भी लिख दूं ना कि इन्होंने 100 से ऊपर ग्रंथ लिखे थे? हाँ हाँ, बल्कि 200। और यह भी लिखो कि उस समय देश प्रेम से उन्मत्त जन समूह गोवर्धन दास की ओजपूर्ण कविताएं गाता हुआ बलिपथ पर बढ़ता था। गुरु ने शोध आगे बढ़ाई। रॉबर्ट ने शंका की, लेकिन सर, वैसे देखा जाए तो ये पंक्तियां बहुत रद्दी हैं। निष्कर्ष गलत ना हो जाए? डॉक्टर साहब ने डांटा, रॉबर्ट, तुम्हें शोध का सबसे पहला नियम नहीं आता। अरे, जो प्राचीन है वह सबसे उत्तम है। बुरा केवल वर्तमान है। और शोध का प्रयोजन ही यह है कि जिसमें जो चीज न हो उसे खोजा जाए। इन पंक्तियों में काव्य गुण नहीं है जो तुम्हें अपनी ओर से आरोपित करना होगा। महाकवि था, कोई हंसी खेल नहीं है। विद्यार्थी सहम गया। डॉक्टर वीनस ने कहा, मगर रॉबर्ट, उस महापुरुष का उल्लेख होना चाहिए जिसने महाकवि की प्रतिभा को परखा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए कम से कम 4 पंक्तियां तो सुरक्षित रखी। कौन था उसका प्रमुख निर्माता? रॉबर्ट ने कागज देखकर बताया, एक नेता था, बाबू गोपाल चंद। महान था वह, डॉक्टर ने आंखें बंद करके कहा। उस गुटबंदी के युग में उपेक्षित प्रतिभा को इस तरह पहचानना और उसे मान्यता देना किसी विराट आत्मा का ही कार्य हो सकता है। मुझे लगता है महात्मा गोपाल चंद ने ही उस गरीब महाकवि को आश्रय दिया होगा और ऐसा करने से वह उस काल के कवियों के कोप का भाजन बना होगा। अन्य कवियों ने ईर्ष्यावश उसकी निंदा की होगी, पत्रों में उसके खिलाफ लिखा होगा। उस सत्याग्रह के युग में कवियों ने उसके द्वार पर अनशन कर दिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। मेरे पास प्रमाण है। निराला ने कुकुरमुत्ता नामक कविता इसी बात से कुछ कर लिखी होगी। दिनकर जी के कसमय देवाय हविषा विधेम में भी यही प्रश्न है। शोध अनुमान पर चलती है। और रॉबर्ट मोहन की क्रांतिकारी खोज प्रकाशित हुई जिसके द्वारा विश्व ने 20वीं शताब्दियों के सबसे महान राष्ट्रीय कवि को जाना, गोवर्धन दास को। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स के साथ। धन्यवाद।